नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में आज जो शख्सियत हमारे साथ है, एक बहुत बड़ा नाम, एक जाना माना नाम, वेल नोन ऑथर हैं, एमिनेंट नॉवलिस्ट हैं, ब्रॉडकास्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर, एविड एजुकेशनिस्ट, मीडिया कम्युनिकेटर, पेंटर, साहित्य अकादमी अवॉर्डी, पद्मश्री प्राण किशोर कौल साहब। स्वागत करती हूँ मैं सर का। सर बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, थैंक यू। और सर आपका ये प्रोग्राम मैंने 2-3 इसके सेगमेंट सुन लिए। इट्स वेरी इफेक्टिव इन द सेंस दैट द यंगर जनरेशन विल नो अबाउट अस द ओल्ड पीपल, कि शायद उन्होंने कुछ काम किया होगा, उनसे हम भी कुछ सीखें, या उन्होंने कोई गलत काम किया और हम बता दें कि आपने तो झक मारी है। तो बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। मैंने फारूक नाज़की का भी देख लिया और अपने अशोक जेलखानी का देख लिया। फारूक साहब तो बहुत ही सुपरफिशियल की बातें कर रहे थे, एंड और अशोक जेलखानी तो बहुत ही तजुर्बा उनका है थिएटर में, ब्रॉडकास्ट, टेलीविजन में, एंड ही स्पोक वेरी वेल, एंड बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही कारामंद चीजें बता दी। जी सर, जी सर। सर मैं तो सबसे पहले ये कहूंगी कि जितने भी व्यूअर्स आज हमसे जुड़ेंगे और मैं खुद, ये हम लोगों के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा सर, आपको सुनना है। वी आर ऑल प्रिविलेज टू हैव यू। हम लोगों के, खासकर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर आपको सुनना, और व्यूअर्स के लिए तो जरूर होगी ही होगी। तो सर फिर से शुक्रिया कहना चाहूंगी आपका। सर आप एक ट्रेंड सेटर रहे हैं, अगर हम रंगमंच की बात करें, श्रीनगर की बात करें, तो मैं ये जरूर चाहूंगी कि आपका जो जर्नी रहा है, आपका जो सफर रहा है कला के क्षेत्र का, वो आप हमसे जरूर साझा कीजिए, आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ताकि हमें भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिले। सफर बहुत लंबा, जी जी और सफर के साथ साथ दास्तानें भी बड़ी लंबी। जी सफर अगर हम ऐसे ले लें कि रंगमंच की आपने बात की, तो थिएटर में मेरी जिंदगी शुरू हुई 1943 से, जब मैं कॉलेज में दाखिल हुआ। जी अब आप पूछेंगे कि आपको थिएटर का ख्याल ये कैसे आ गया। मैं छोटा था, कोई 6-7 साल का। उस वक्त कश्मीर में पहले आते थे पारसी थिएटर वाले, लाहौर से आते थे, और अपना वो जो उनके मशहूर ड्रामे होते थे, इनायत, मास्टर इनायत के या आगा हशर काश्मीरी के, वो करके उससे इंस्पायर होके एक कश्मीरी राइटर थे, नंदलाल कौल। जी नंदलाल कौल महेंद्र कौल के चाचा थे, और नंदलाल कौल ने उसी पैटर्न पे, पारसी थिएटर के पैटर्न पे, नंदलाल कौल ने पहला कश्मीरी ड्रामा लिखा स्टेज। नाम था उसका सतीश कहावत। ये राजा हरिश्चंद्र के बारे में था। जी और मेरे चाचा एक थे जो उसमें काम करते थे, उन्हीं की मंडली थी, ये समझ लीजिए। वो अपने साथ ले जाते थे। वहाँ रघुनाथ मंदिर है, एक बहुत बड़ा मंदिर श्रीनगर में, उसका प्रांगण बहुत बड़ा है, वहीं स्टेज होता था ये। और मैं हैरान होता था जब पर्दा उठता था, तो पेट्रोमैक्स उन दिनों, ये लाइटिंग वाइटिंग तो उस तरह की थी नहीं, तो पेट्रोमैक्स की लाइटिंग, और उसमें ये आभूषण पहने पहने, और ये एक फेरी लैंड दिखता था मुझे। और उसके गाने सारे बच्चे गाते थे, बड़े मशहूर थे। तो ये एक इम्प्रिंट, क्योंकि उसे बहुत शौक देख के रोज जाता था मैं। आई वॉज वेरी कीन टू गो विद हिम एंड वॉच इट। उसके बाद ऐसा हुआ कि हमारे वहाँ हमसाए में मेरा बहुत ही बचपन का दोस्त
द्वारका वकाया, उनके बड़े भाई कॉलेज में पढ़ते थे, कॉलेज का ड्रामा हो रहा था उन दिनों, सेकंड वर्ल्ड वॉर का जमाना था, और एक ड्रामा उन्होंने किया था वह अंजामे हिटलर। वो आगा हशर कश्मीरी का ही एक ड्रामा था, उसी को रोल मॉडल के उन्होंने कंटेम्प्रेरी उसका ड्रामा बना लिया था। हम वो देखने जाते थे। मैं कोई 8वीं जमात में या 9वीं जमात में, बल्कि 10वीं जमात में भी एक ड्रामा देखा हुआ। और एक स्कूल में भी स्काउट कैंप्स लगते थे, और उसमें छोटे नाटक करते थे हम वैसे। लेकिन इसका इम्प्रेशन बहुत गहरा पड़ा। उस वक्त दो हिस्से हो गए थे कॉलेज के। इंटरमीडिएट कॉलेज रहा एसवी कॉलेज, और डिग्री कॉलेज अमर सिंह कॉलेज बन गया। तो एसवी कॉलेज मैंने ज्वाइन किया 43 में। तो एक साल ऐसे ही, क्योंकि वहाँ के जो थिएटर वर्कर थे, ड्रामेटिक क्लब पहले जो था वो भी डिवाइड, वो चला गया अमर सिंह कॉलेज। तो हम में भी एक जोश समाया कि हम भी यहाँ क्लब बनाए, और ड्रामेटिक क्लब हमने बना लिया। उसमें कैसर कलंदर थे। कैसर कलंदर हमसे सीनियर थे कॉलेज में, लेकिन दोस्त बन गए थे। बशीर भट्ट थे, कैसर कलंदर थे, कमल चक्कर एक राइटर थे, बाद में वो लंदन चले गए। तो हमने ड्रामा स्टार्ट कर लिया। आबिद हुसैन आबिद, आबिद अली आबिद, बहुत उर्दू के जाने माने नाटककार हैं। उनका रूपमती और बाज बहादुर की कहानी थी वो। तो हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे, लाला याद, खैर, जो प्रिंसिपल साहब थे सुंदरदास मल्होत्रा, यस। तो सुंदरदास मल्होत्रा बहुत बहुत ही रूढ़िवादी टाइप के आदमी थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, इसमें हिंदू और मुसलमान लड़की, मुसलमान बादशाह और हिंदू लड़की के साथ उसका मोहब्बत की कहानी है ये। तो नहीं, ये इसमें बहुत गड़बड़ हो जाएगी यहाँ। उसी का नाम चेंज करके नीलम। और हम हमारे वक्त उस वहाँ उस वक्त को एजुकेशन थी, लड़कियां भी हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। 10-12 लड़कियां थी। they also were they also were very keen to act in the play, बट प्रिंसिपल साहब ने कहा कि नहीं, नो गर्ल विल पार्टिसिपेट। तो उस वक्त तो चलन यही था कि लड़के लड़कियों का रोल करते थे। तो फाइनली टू कट इट शॉर्ट, तो एक तो मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया उस क्लब का, और उसके साथ थोड़ा सा सीखने का भी शौक था। और फाइनली, क्योंकि जो लड़का चुना गया था वो अच्छा गाने वाला था, लेकिन जब वो हाथ फैलाता उसके हाथ बहुत बड़े बड़े थे, नॉट लाइक अ गर्ल, दैट ऑफ अ गर्ल। तो तय हुआ नहीं यार, ये तो नहीं चलेगा। अल्टीमेटली ऐसी सूरत हो गई कि शायद ड्रामा नहीं होगा। अल्टीमेटली जो हमारे डीन थे, जो हमारे प्रेसिडेंट भी थे ड्रामेटिक क्लब के, राजा मोहम्मद मकबूल, तो उन्होंने मुझसे कहा यार ड्रामा तो करना है, अब आप करो। सो आई डिड द लेडी कैरेक्टर, दिस हीरोइंस रोल इन नीलम, और गाने भी उसमें थे। और वहाँ जियालाल वसंत, मशहूर कंपोजर, जो बॉम्बे में चले गए थे बाद में, वो उन दिनों वहीं रहते थे वजीर बाग में, और उनसे सीखा गाने। उनको आवाज तो पतली ही थी उन दिनों, क्योंकि उम्र थी 17 साल की। तो इट बिकेम अ हिट।
नीलम, और मुझे मेरा नाम ही लोगों ने नीलम रख लिया। फिर उसके बाद कारवां चलता गया। उसके बाद हम अमर सिंह कॉलेज चले गए। नीलम के बाद आंखें हुई, फिर अनारकली, फिर तो ये कारवां चलता गया। लेकिन इस दौरान ये मेरे लिए ट्रेनिंग थी, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ थिएटर एंड टेकिंग थिएटर वेरी सीरियसली, नॉट जस्ट एक तफरी का सामान। उस वक्त होते थे कट सीनरी उसको कहते थे, कि जंगल का सीन है, 3-4 पर्दे होते थे, उस पे पेड़ पेंट किए होते थे, फिर उनको काटा क्लॉथ को काटा जाता था और जंगल का जंगल बन जाता था। और उसको स्ट्रेट रखने के लिए नीचे रोलर रखे जाते थे। तो एवरी कर्टन वाज वेरी हेवी, और उसको पुलियों से चढ़ाते थे। और उसके लिए जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा ताकतवर होता था, उसकी ड्यूटी होती थी कि वो उसको पुली को खींचे और ये रोल होते हुए। तो वो उस वक्त भी, वो वक्त भी देखा ऐसे। नीलम में तो काम किया, वहां तो जंगल का भी सीन था वगैरह वगैरह। उसके बाद दौर आया जब मुझे बहुत ही इंटरेस्ट बढ़ा, तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। जो हमारे डीन थे प्रोफेसर मोहम्मद मकबूल, वो अ, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और बड़े नॉलेजेबल थे। तो उन्होंने शौक पैदा मेरे अंदर किया, और वो फिर शेक्सपियर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट था। तो एक ऐसी तरबियत हासिल हुई आहिस्ता आहिस्ता। एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग एक्स्ट्रा बुक। और सबसे जो उस वक्त थी, मैं लाइफ इन आर्ट। तो लाइफ इन आर्ट ने मेरे ऊपर इतना असर, गहरा असर डाला। स्टैनिस्लैवस्की की और उसकी अपनी दास्तान, वो और अपने उसकी एक्सपीरियंसेस, वो पढ़ के, क्योंकि और तो वहाँ और कोई थिएटर वेटर नहीं था, सिर्फ सोशल ड्रामे होते थे। और क्या कहते हैं, दशहरे के दिनों में रामलीला होती थी। जी। लेकिन रामलीला का ये असर हुआ कि उनके वहाँ बाबू कृष्ण दास थे, वो जो रामलीला के डायरेक्टर वगैरह थे, वो भी आते थे कॉलेज। तो उनसे वो उन्होंने सिखाया कि कैसे वॉइस प्रोजेक्ट करना, क्या ये करना। तो वो भी उस्ताद बन थे हमें। उसके बाद जब मैंने स्टैनिस्लैवस्की को पढ़ा, तो आई स्टार्टेड कि नहीं, ये रोलर पोलर ये हटा दो यार। तो मॉडर्न टेक्निक, जो बॉक्स ऑफिस सेट, वो बॉक्स सेट बनवा लिए, फ्लैट्स का जो सिलसिला था वो चला। फिर ये सफर आहिस्ता 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 ग्रेजुएशन कर लिए। और ग्रेजुएशन जब की, उस वक्त तक ये मेरे दिमाग में ये बात चुभ गई थी स्टानिस्लैवस्की की, कि ये कहना फजूल है कि साहब आज तो मेरा मूड नहीं था, इसलिए मेरी आज रोल मेरा ठीक नहीं। उस पे उसने, जिसको कहते हैं साधना की थी खुद, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट एक्टर। एंड वो कि रोल में घुसना है बस ये करके। एंड वो आके वहां कोने में बैठते थे जब तक उसका रोल नहीं आता था, कि किसी के साथ मेरी और इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए। यानी सेठ की यार क्या ये सिलसिला है कि आज की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, कल की नहीं हो रही, तीसरी नहीं हो रही है। एन एक्टर शुड बी एबल टू स्टैंड, और उसे कहो कि वो सीन करो, ही मस्ट बी एबल टू डू दैट, एंड ही मस्ट बी एबल टू डू दैट as he had done it yesterday, as he had done it before yesterday, and it should be. So that means कि
अपने अंदर एक डिसिप्लिन डिसिप्लिन पैदा करना। और बिकॉज व्हाट डू यू वांट फॉर एक्टिंग, यू नीड अ बोर्ड एंड यू स्टैंड अप एंड डू एक्टिंग, कैरी कैरी सम मैसेज। इसकी मिसाल, बहुत जबरदस्त मिसाल है, मिस्टर कैंडल, जो शेक्सपियर वाला जो था, उनका शशि कपूर के ससुर साहब, हम्म। वो सोलो एक्टिंग करते थे। आई हैव सीन हिज मर्चेंट ऑफ वेन्स, और उसमें मर्चेंट ऑफ वेन्स में उसने शैलॉक का रोल किया। और शैलॉक का रोल इस तरह से किया, क्योंकि आई हैव स्टडीड शेक्सपियर। शैलॉक का रोल, जो कि शेक्सपियर के ड्रामे में दिखता है कि यू वांटेड अ पाउंड ऑफ फ्लेश एंड ऑल दैट, लेकिन वो जब खड़ा होता था and he would present himself as Shylock, and all your sympathies would be with that man, a Jew। और Jew की उसने उस कैरेक्टर के थ्रू। दूसरा, मैंने बहुत वो तो हमारे कुलीग भी रह गए, पीएल देश पांडे, द ग्रेट पीएल देश पांडे, वो भी सोलो एक्टिंग करते, पूरा ड्रामा, एक आदमी, सारे कैरेक्टर, और भिन्न कॉस्ट्यूम भी नहीं बदलता है, वो अपना कुर्ता पैजामा पहन करते थे। एंड ही वॉज अ रेज इन महाराष्ट्र। He was our colleague also. He was in production. He was deputy chief producer drama. तो इस तरह से आहिस्ता 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 फिर 47 आ गया। 47 was a turning point in the culture of Kashmir. Not only Kashmir, I would call it Jammu and Kashmir। 47 में हम तब तक तो कॉलेज में ड्रामे करते थे, डिबेट्स करते थे, सब कुछ करते थे। उन दिनों बलराज साहनी और ख्वाजा अहमद अब्बास आए थे, तो उन्होंने इंडियन पीपल्स थिएटर की दागबेल डाली थी। बलराज साहनी उसके जनरल सेक्रेटरी थे और ख्वाजा अहमद अब्बास चेयरमैन। Why they wanted to have branches of IPTA everywhere, इंडियन पीपल्स थिएटर की ब्रांचेस हर जगह हो जाए, और रेवोल्यूशन, देवर प्रोग्रेसिव, देवर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। और हमारे हमारे सर पे भी वो भूत था कम्युनिज्म का एज स्टूडेंट। और बल्कि हम लेसन लेते थे गुलाम मोहम्मद सादिक, जो बाद में हमारे बहुत बड़े लीडर और चीफ मिनिस्टर थे, उनकी बैठक पे जाते थे हम एज स्टूडेंट्स, और वो हमें मार्क्सिज्म सिखाते थे, पढ़ाते थे। तो बलराज जी ने कहा कि यहाँ भी थिएटर ब्रांच इप्टा की शुरू कर लो। हमने इप्टा की ब्रांच शुरू की, और बड़े राइटर थे जो हमारे कुलीग भी बाद में रहे रेडियो में, प्रेमनाथ परदेसी, ग्रेट स्टोरी राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर, नेशनल फेम के। उन्होंने कश्मीरी में प्ले लिखा था कि हम इप्टा के अंदर ये तो बतहर वो था, द बैटल फॉर ब्रेड, बतहर। लेकिन उन दिनों चूंकि नेशनल मूवमेंट चल रही थी, उन दिनों बहुत सेंसरशिप होते थे, और वी अप्लाइड फॉर कि हम ये ड्रामा करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक नहीं इसका सेंसर किया जाए। उन्होंने वो सेंसर, वो ड्रामा लिया पढ़ने के लिए और उसको अप्रूव करने या रिजेक्ट करने के लिए, लेकिन उसके बाद वो गायब भी हो गया ड्रामा। दैट वी कुडंट डू। बट जब 47 हुआ तो कबायली हमला हुआ। 47 was one of the worst periods of कश्मीर। कबायली आए थे, वहाँ का जो है पावर हाउस मोहरा में, उसको उड़ा दिया था।
देन फॉर मंथ्स टुगेदर, बल्कि एक साल से ज्यादा ही, कश्मीर डिडंट हैव एनी इलेक्ट्रिसिटी। और हम चूंकि प्रोग्रेसिव मूवमेंट के साथ थे, कैसर कलंदर था, मैं था, सलाउद्दीन अहमद थे, हम सारे मिल के हमने भी कहा कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि वहाँ पीपल्स मूवमेंट इतनी जबरदस्त थी कि कबायलियों के खिलाफ लीड औरतें भी मैदान में आ गई थी, और लड़के भी आ गए थे, हम भी आ गए थे। हमने फिर कल्चरल फ्रंट की बुनियाद पड़ी इस तरह से। और अब वहाँ नेशनल कल्चरल फ्रंट बन गया, और मिलिशिया मिलिशिया की डाक बेल भी पड़ी, फाउंडेशन। तो हमने बंदूक की ट्रेनिंग भी ली। 303 गन होते थे कुछ महाराजा के तोशखाने में, कोई 80-85 गन थे वो 303 के। और वो उसमें सिर्फ इतना हमने देखा था कि उसको लोड कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद शोल्डर के साथ रख के उसे थ्रस्ट कैसे बर्दाश्त करते हैं। तो हमारी जब कबायलियों ने हमला किया और बारामूला को लूटा और ये कर दिया, और वहाँ शहीद शेरवानी थे, जो शेरवानी, उन्होंने काफी रोका उनको और मिसलीड किया ताकि वो श्रीनगर शहर न पहुंचे। बारामूला तो ले लिया। तो प्रेमनाथ परदेसी, कैसर कलंदर, सलाउद्दीन अहमद, हम गए। जब उनको उतारा गया था वहां, हम बारामूला गए, और ये 303 की बंदूक लेके, तो वहां जाके कि हम लड़ेंगे। बचपना, वी वर नॉट कॉन्शियस कि क्या कितनी कयामत है ये आ गई है। बाय दैट टाइम इंडियन आर्मी हैड कम। तो फिर हम शेरवानी के परदेसी साहब ने उनकी लाइफ और उनके बारे में, हम उस वक्त पहुंचे वहां जबकि शेरवानी को दफनाया जा रहा था अपने हेरिडिटरी ग्रेवयार्ड। और जो तबाही मची थी वहां, कांट इमेजिन कि देयर वर रेप्स हैड टेकन प्लेस वहां। वो सेंट जोस हॉस्पिटल था, उनकी नन्स के साथ क्या हुआ था, तो हॉरिबल थिंग्स। तो कैसे, ये तो लंबी कहानी है। हम वापस आ गए तो परदेसी साहब ने ड्रामा लिखा, शेरवानी, शहीद शेरवानी, उर्दू में था। तो मोहनलाल अहमद ने ज्वाइन किया था कल्चरल फ्रंट। एंड तो मोहनलाल अहमद प्लेड द रोल ऑफ शेरवानी। तो हमने इकट्ठे करके उसको डायरेक्ट किया, एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल प्ले। और हिस्टोरिकल उसमें ये बात है कि हिस्ट्री के लिए नोट करने वाली है कि उसके गाने, जिस तरह से फिल्मों में सिचुएशन के हिसाब से गाने लिखे जाते थे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो महजूर साहब ने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन स्पेशली उसके लिए गाने लिखे कश्मीरी। फिर शेरवानी के साथ दूसरा, उतनी देर में काफी लोग बाहर से आए थे जो कि कल्चरल फील्ड में काम करने वाले थे, और स्पेशली द प्रोग्रेसिव ग्रुप, शीला भाटिया, अर्चना सचदेव, और इस तरह के शिवदान सिंह चौहान। एंड उस वक्त फिर कबायली ड्रामा लिखा गया। सॉरी, मुझे पहले उसकी बात करनी चाहिए थी। कबायली ड्रामा लिखा महमूद हाशमी ने, वो हमारे प्रोफेसर थे। तो उसका नाम रखा था कश्मीर ये है। एंड दैट इज द प्ले इम्पोर्टेंट इस वजह से कि पहली दफा उसमें लड़कियों ने काम शुरू, और उसमें बलराज साहनी की नीस थी उषा उषा कश्यप, बड़ी बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट। और बाद में वो
बहुत बड़ी होटेलियर बन गई, वो थी खुर्शीद थी, जो बाद में बख्शी साहब की बेगम बन गई, और लखवाड़ा सिस्टर्स थी, 5 6 7 लड़कियां थी उस पे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज द फर्स्ट प्ले जिसमें कि कश्मीर की लड़कियों ने काम किया। नाउ कमिंग बैक टू शेरवानी के बाद हमने किया सवाली, दैट ऑल्सो वॉज रिटन बाय प्रेमनाथ परदेसी, दैट वॉज शीला भाटिया एंड माई सेल्फ, एक मियाँ बीवी जो कि रिफ्यूजी बन गए हैं, जो मुजफ्फराबाद से आ गए हैं और यहाँ आके, दैट वो एक रात की कहानी थी। एंड बाय दैट टाइम तो लाइट्स का भी चलन था। देन वी जॉइंड रेडियो, रेडियो भी इसी वजह से। लेकिन एक चीज और भी बताना चाहता हूँ कि पहली दफा हम वहां से यानी हॉल से निकले और गांव गांव चले गए थिएटर करने के लिए। मैंने इटालियन जो विलेज ड्रामा था है, जिस तरह से हमारे भांड भांड पत्थर है, जो उस वक्त हुए थे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशनरी कुछ डिसीजंस हुए थे गवर्नमेंट के, जो पीपल्स गवर्नमेंट आ गई। उसमें ये था पहला 3/4, दैट मीन्स प्रोड्यूस जो है उसका 3 हिस्सा किसान को जाएगा, एक हिस्सा जमींदार को जाएगा जो जागीरदार होगा। अब इसको प्रोपेगेट करने के लिए हमने 3/3 इकट्ठे मिल के बैठते थे, तो 3/4 ड्रामा लिखा। और उसके बाद हम वो लेके, उसमें शीला भाटिया भी हमारे साथ, अचला सचदेव भी हमारे साथ ट्रैवल करती थी। एंड वो हम गांव गांव जाके करते थे, स्टेज करते थे। स्टेज ऐसे करते थे कि साहब एक घराने में कोई झगड़ा हुआ तो प्रोटेगनिस्ट जो था होता था, तो वो कहता था अरे साहब अब या ये वो चलो उसके घर ही जाके फैसला इसका कर ले। तो एक्टर एक सहन से निकल के दूसरे घर में जाते थे एक्चुअली, और उसके साथ ऑडियंस जाती थी। क्या बात। तो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ, जिसको हम यहाँ बाद में नुक्कड़ थिएटर कहते हैं या कुछ कहते हैं। उसी वक्त एक और एक्सपेरिमेंट किया था शीला भाटिया और मैंने, और उसके वो स्क्रिप्ट लिखा था शिवराज सिंह चौहान ने, दैट वाज ऑफ शेडो प्ले। शेडो प्ले जी। कश्मीर की पॉलिटिकल हिस्ट्री पे, नया कश्मीर की राह पे शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, और वो करीबन 2 घंटे का प्ले था। प्ले नहीं पर मैं उसको डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंट्स एंड वो नीडोज होटल के बहुत ही बड़ा स्क्रीन लग के पीछे मैजिक लैंटर्न लगा के, और पूरा शेडो प्ले वो किया था। मैं उसमें नरेट कर रहा था और बाकी आर्टिस्ट सारे काम कर रहे थे नेशनल कल्चरल फ्रंट के। ये भी एक तजुर्बा था। फिर शहर में भी हम खानियार के चौक में, वहाँ टाउन उसमें सेना के दल के चौक में, ऐसे चौकों में 2 3 जगह हमने प्ले किए। और उसमें बहुत ही मुश्किलात ये आई कि गवर्नमेंट के जो बड़े कुछ वजीर थे, तो वो
शेख साहब से कहने लगे कि ये तो कम्युनिज्म फैला रहे हैं। और एक इंसिडेंट में सुना दूंगा। हम पुलवामा साइड पे गए थे। वो एक इलाका है, वहां हम ये प्लेट 3/4 कर रहे थे। जी। और पहुंचते पहुंचे हम एक जगह पहुंचे, तो एक गांव में उसको कहते थे ये, सॉरी, उसको बाद में पीरपुरा रखा था। तो हम्म। वहां कोठार भरे हुए थे धान के। और जो लोग थे, जब हम वहां दाखिल हुए उस विलेज में, तो हमने देखा कि बड़े बड़े लड़के हैं, सब पोलियो के मरीज हैं, और लोग घरों में घुस गए हैं। हमने एक टीचर थे वहां, हमने कहा कि यार तुम घरों में घुस गए हमें देख के। तो कहने लगे कि साहब, जो भी यहाँ कोई एक कपड़े पहन के आता है, वो समझता है कि ये आ, आ गए हैं कोई वसूल करने के लिए हमसे पैसा वगैरह। फिर हमने जब वहाँ ये ड्रामा किया, उसके बाद हम तकरीर भी कर रहे थे साथ साथ कि तुम्हारे यहाँ इतना तूने, ये सारे कोठार भरे हुए हैं धान से, और आप सूखे पत्तों के ये खोशे जो होते हैं धान के, उसको पीस के आप उसकी रोटी बना के वो खाते हैं। एंड विद द रिजल्ट, हम वहां से चले और वो उठे थे, और उन्होंने वो कोठार में तोड़ के, उनके ताले वाले तोड़ के धान ले गए थे। तो एक बहुत सनसनीखेज एक ऐसा ये हुआ था वाक़ा। और शेख साहब तो बहुत नाराज हो गए, और हमें वहां से कल्चरल फ्रंट को डिसबैंड कर लिया। वो भी एक लंबी कहानी। मैं थिएटर के बारे में कितना कहूँ। और थी उसके बाद हम बहुत। जब रेडियो में गए, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वी हैव नेवर अप्लाइड फॉर अ जॉब इन रेडियो। वी वर पिक्ड अप। मौला लेमा, प्रेमनाथ परदेसी, बशीर भट्ट, कैसर कलंदर, वैसल, हम सारे, कि जहां जहां वो जमाना ऐसे था कि जहां जहां टैलेंट मिलता था उसको लेके आ जाते थे। और उसमें रेडियो की बुनियाद जो पड़ी, उस वजह से भी पड़ी कि सिलेक्टेड और चुने हुए लोग काम कर रहे थे। तो रेडियो में फिर जब रेडियो कश्मीर ऑल इंडिया रेडियो के साथ मिल गया, तो एक स्कीम थी, आकाशवाणी क्लब। ये हर स्टेशन पे उसके लिए फंड्स अलग से होते थे। तो हम जो कि थिएटर के थे, हमने आकाशवाणी क्लब को ऐसे प्लेस किए हैं और उसके तहत। अब ये बॉक्स सेट वगैरह वो भी खत्म कर लिया। वो मोलियर के प्लेस, खालू चांद का ख्वाब, फिर दीवाने का ख्वाब, एक प्ले अली मोहम्मद लोन का लिखा हुआ। वो पहला प्ले है जो कि श्रीनगर से बाहर खेला गया, जम्मू की मुबारक मंडी, दीवाने का ख्वाब। और वो एंटी वॉर प्ले था। एंड खालू चांद का ख्वाब डॉस्टोयेव्स्की का नावल है, माय अंकल ड्रीम। लोन साहब ने उसको उसका प्ले किया, बहुत ही एक्सीलेंट प्ले। और वो इतना चला और इतना पॉपुलर हुआ। और उनमें तब मैं मेन कैरेक्टर में था। अब ये जो है मैं अंकल्स ड्रीम, तो सिंपल है। क्रम्बलिंग जो हियरार्की थी, और ये जो जागीरदारी निज़ाम वगैरह जो था रशिया में, दैट क्रम्बलिंग की, कि वो जो प्रिंसेस का दौर खत्म हुआ, तो उसको सिंबल बनाया था उसने, वो अंकल को। अंकल एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी टांग नकली है, टूटी हुई है, उसके दांत नकली है, सर के बाल नहीं है, लेकिन सब
सब कुछ मसनूई चीजें रखे, एंड उसी की कहानी है। अब उसमें टांग टूटी हुई, तो अब आदमी कितना करे कोशिश कि रहे साहब 2 घंटे तो आपको इसी मोड में रहना। एंड उसके लिए एक वो जो पुराने जमाने में जो निटिंग होती थी इनकी सॉक्स की, तो वो लकड़ी का के एक टांग से बनती थी, वो लगा के, एंड वो लगा के मैंने रख ली। पॉपुलर इतना वो हुआ, डॉक्टर करण सिंह और सदर रियासत वो बाहर गए थे, वापस आए तो लोगों ने उसे कहा कि बहुत जबरदस्त प्ले हुआ है आकाशवाणी की तरफ से। अब मजबूरी ये थी कि डॉक्टर साहब का भी ऑपरेशन टांग का हुआ था, वो उनकी टांग हमेशा वैसी ही रहती थी। और अब दोनों जो डायरेक्टर थे हमारे, भाटिया साहब, वो मिलते करे यार इसको चेंज कर लो या नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब सामने बैठे होंगे, उनकी टांग भी ऐसी होगी और आप बैठेंगे स्टेज पे, आपकी टांग भी ऐसी होगी। बट आई सेड यार ये तो कैरेक्टर अन, और हिज वॉक, हिज एवरीथिंग इज सबसे इसके माथे थे इस टांग, तो इट विल नॉट, आई विल नॉट चेंज इट। मैंने कहा थोड़ा सा हम पोज कर सकते हैं कि जो बैठने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। बट इट इज ग्रेटनेस ऑफ डॉक्टर करण सिंह that he came, he did not mind it। फिर उसके बाद टैगोर का फेस्टिवल हुआ, टैगोर सेंटेनरी का, तो उस वक्त मैंने ये जो अपने रियलिस्टिक सेट वगैरह वो सारे खत्म कर लिए थे। मालन जो फुलवारी टैगोर का एक बहुत ही प्यारा प्ले है, उसमें सिंबॉलिक सेट, सिंबल्स, ओनली सिंबल, जो कि मेरा स्टाइल बाद में थ्रू आउट जो ओपेरा वगैरह मैंने कर लिए डायरेक्ट, उनमें भी रहा। फिर अब सर यहाँ उसके बाद यहाँ सर यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगी, आपने शीला भाटिया जी का नाम लिया, वो ओपेरा के लिए तो उनका उन्होंने तो ओपेरा से किए हैं। तो श्रीनगर में म्यूजिकल प्लेस की शुरुआत भी आप ही ने की है। म्यूजिकल प्लेस की अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत जो है वो आपने की है, तो इस बारे में मैं देखिए जरूर चाहूँ। उसके लिए मैं जो म्यूजिकल प्लेस जिनको हम ओपेरा कहते हैं, जी ओपेरा हम, क्योंकि ओपेरा इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ, इसी उसके जी बहुत बहुत ट्रेंड क्लासिकल जी सिंगर्स होते हैं। हमारा चूंकि पांचपत्थर में, आपको थिएटर में, हर जगह इसी तरह से गाने भी होते हैं, डांस भी होता है, ड्रामा भी होता है, तो उसको हमने, दिस इज नाउ एक्सेप्टेड कि ये ओपेरा है। जी तो फर्स्ट ओपेरा जो हमने किया दैट वाज बम्बरी अमृतसर। जी बम्बरी अमृतसर इज ए क्लासिक, जी दीनानाथ नादिम का लिखा हुआ। जी उसकी भी एक दास्तान है कैसे उन्होंने वो लिखा, जी तो कभी फिर बात कर लेंगे, नहीं तो बात लंबी होती जा रही है। जी 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 बम्बरी अमृतसर और भंवरे और नरगिस की कहानी है। ये फोकलोर है कि नरगिस जो है वो स्प्रिंग में आती है और भंवरा जो आता है वो ऑटम में आता है, जी तो ये एक दूसरे का के कभी मिलते नहीं। तो ये दास्तान है दो चाहने वालों की जो नहीं मिलते हैं, तो वो सिंबॉलिक वो जी ओपेरा है, पॉलिटिकल ओपेरा जी है, जी सिंबॉलिक है। एंड नरगिस इज सिंबल ऑफ कश्मीर, एंड इन बिटवीन ऑटम एंड, फिर ऑटम आता है, फिर आंधी तूफान वगैरह, दीज आर द सिंबल्स ऑफ सर्टन फेसेस ऑफ स्ट्रगल ऑफ द मैन ऑफ जी से कश्मीर। फिर उसके बाद जो दूसरा बहुत, ये 2 दफा हुआ पेश।
पहली दफा मोहनलाल अहमा और मैंने इकट्ठे कर लिया था, और अहमा साहब का ही म्यूजिक था उसमें, और अहमा साहब के गाने इतने हिट थे उसमें। बुम्बुरु आपने ये अभी जो गाना बहुत पॉपुलर हुआ बुमरो बुमरो वाला, वो उसी ओपेरा का गाना है। वो पहली लाइन उन्होंने वो, लेकिन ट्यून वो वही है। फिर दूसरी बार वो ऑन अ वाइडर स्केल उस वक्त हुआ कि क्रिस्टोफ एंड बुल्गानिन केम फ्रॉम रशिया, और इंडिया आए थे, और उसके बाद कश्मीर आए थे। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन दे गिव द वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच, जिसमें उन्होंने कहा कि द एक्सेशन ऑफ कश्मीर विद इंडिया कैन नेवर बी चेंज, इट इज परमानेंट। तो उस वक्त वो प्ले हमने किया था, उसमें म्यूजिक वहीं रखा था। तो हमारे साथ काम कर रहे थे वीरेंद्र मोहन। वीरेंद्र मोहन बहुत ही टैलेंटेड कंपोजर, और बाद में तो रेडियो में भी आए, फिर टेलीविजन भी आए, लेकिन मेरे साथ उन्होंने बहुत काम किया। एक तो बम्बरी अमृतसर जो पहले हुआ था अहमा साहब, और वो उस वक्त भी वीरेंद्र मोहन असिस्ट कर रहे थे। फिर जब दूसरी बार हुआ तो म्यूजिक, तो बैकग्राउंड म्यूजिक पूरा वीरेंद्र मोहन का था, सॉन्ग्स अहमा साहब के थे। अहमा साहब वाज इन काबुल उस टाइम। उसके बाद वितस्ता इज अनदर लैंडमार्क। वितस्ता वितस्ता भी नादिम साहब का लिखा हुआ है, और वितस्ता is classic. वितस्ता ट्रेंड सेटर थ्रूआउट द कंट्री बना। वितस्ता में संतोष साहब ने उसके कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे, हेड गियर, सिंबल्स, लाजवाब। और वितस्ता में क्या हुआ था कि जो हमारे गाने वाले थे, एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, वेरी ब्यूटीफुल वॉइसेस लाइक शमीमा देव, कैलाश खेरा, आरती टिपू, ये सारे, और इनको सिलेक्ट भी किया था पहले कि रोल्स भी करेंगे। अब जब डांस की, उसमें डांस है काफी, और डांस की मूवमेंट्स करते करते उनके सांस फूल जाते थे, वो गाना नहीं गा सकते थे, तो वो तो कंफर्टेबल नहीं होते थे। ये सोच के कि मैंने कहा कि इसका कुछ इलाज कर ले। लेकिन चूंकि तब तक तो मैंने एक आध फिल्म भी की थी, मैंने कहा कि व्हाई नॉट ट्राई दी सो वितस्ता पूरे का पूरा along with dialogue, everything was first recorded, professionally recorded, and then rehearsed with the artist, guest actors, और रिकॉर्डिंग जो थी बेस्ट सिंगर, और उसके 3-4 महीने रिहर्सल हुए। इट इज वेरी डिफिकल्ट। जो आप अभी कह रहे थे कि रेडियो पे एक्टिंग करना बहुत मुश्किल है, उसमें भी कि कैरेक्टर जो है बंधा हुआ है। मैंने लाइटिंग उसकी डिजाइन कर ली थी कि अब इस कैरेक्टर को इस म्यूजिक बार पे यहाँ इस स्पॉट से उस स्पॉट पर पहुंचना है। अगर उस टाइम पे नहीं पहुंचेगा तो गया। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट इट टर्न्ड आउट टू बी सो परफेक्ट कि फ्रंट रो पे बैठने वाला भी ये नहीं कह सकता था कि ये रिकॉर्डेड है। क्या बात। लिप सिंक वाज सो परफेक्ट, एंड ये लेके हम कहाँ नहीं गए अकेडमी की तरफ से, शेख साहब साहब आते थे, तो हम ये
पहले जम्मू में रिहर्सल की, फिर जम्मू में स्टेज, दिल्ली में, फिर कानपुर में, फिर उसके बाद फाइनली लखनऊ में, कानपुर में, फिर फाइनली कलकत्ता में, और कलकत्ता में इट बिकेम अ रेस। दे टिकट, हालांकि वहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, तो टिकट वॉज लोएस्ट टिकट वॉज उस जमाने में नियरली मेरे ख्याल में 200 रुपीज और 150 रुपीज, एंड देयर वॉज सो रश तक 1200 जो हमने वहाँ किए। एंड कलकत्ता इज सेंटर फॉर थिएटर, थिएटर लवर्स। एंड उससे ये साबित हुआ कि म्यूजिक is a universal language, and music joins nations together. म्यूजिक ही एक ऐसी चीज है जो कि कोई जबान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। म्यूजिक इज म्यूजिक, लीव असाइड द सॉन्ग, वो। फिर उसके बाद कमाला के चश्मे वो के बाद में मशहूर की नया कश्मीर की राह पे, तो द सेम थिंग। तो नया कमाला के चश्मे भी उसी पैटर्न पे लिखा गया था, स्टोरी उसी टाइप की चली थी। वेरी पावरफुल पोइट्री, वेरी पावरफुल डायलॉग, वेरी पावरफुल। तो ये सारी हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री पहले वहां से लेके बहुत अच्छा, इट ऑल्सो वाज वेरी सक्सेसफुल। फिर उसके बाद पिया बाज प्याला, पिया बाज प्याला हैदराबाद कहानी है, जो पहले उर्दू पोएट हुए हैं कुतुब शाह, और कुली कुतुब शाह और भागमती के की दास्तान है वो। और कुली कुतुब शाह और भागमती का जो लैंग्वेज जो थी, लैंग्वेज हमने वही दक्कनी उर्दू की, दक्कनी उर्दू। और रिजवी से इनके जो हिमालय के पिछवे, पिया बाज प्याला, टीपू सुल्तान, इनके स्क्रिप्ट्स अंग्रेजी में मैंने पहले, बल्कि सॉन्ग का भी कंटेंट क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो ये जुबैर रिजवी नो दक्कनी लैंग्वेज, तो दक्कनी लैंग्वेज में, और उसमें के मशहूर गाने भी साथ साथ। This also became so popular in Hyderabad that वो एक मुझे याद है कि बहुत बड़ा हॉल है, वो कर रहे थे, देयर वाज फुल एक्लिप्स, वहाँ कुत्ता तक बाहर नहीं निकला था, और हमने कहा कि काम को कैसे कर लेंगे। वो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि चलते रहना चाहिए। हमने कहा हॉल में जितनी कैपेसिटी उतनी होगी, तो डिफेक्टली व्हाई डोंट यू डू इट ओपन। हमने कहा कि बिकॉज उसमें तो सारे सिचुएशन, सारी जो लाइटिंग करते, हमने कहा वो कैसे होगा। और दूसरी बात ये है कि उसमें जो लाइट का सारा इफेक्ट है, कहाँ से कब माल लाया क्या। हमने कहा जो कुछ चाहिए आपको हम, एंड इट हैपन। बागे आम में वो हमने किया, बागे आम में कम से कम 15-20 हजार लोग जमा, एंड उन्होंने सारे एरिया में ब्लैक आउट होता था 2 घंटे का, जब ये होता था। They got a huge spectrum of generator lights वगैरह। और जो खातरे वहाँ नवाबों के वहाँ पुरानी यादें उनकी, एंड फिर वहाँ था एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल टूरिस्ट फेस्टिवल हुआ था, कंट्रीज के लोग शामिल हो गए थे।
तो दे हैव रिक्वेस्टेड अस कि आप आ जाए, सारा खर्चा बर्दाश्त कर देंगे। तो शेख साहब ने कहा कि क्या कर रहे हो, जाओगे? तो चले। तो इस तरह से जब आज चला दिन टीपू सुल्तान, जी, टीपू सुल्तान। नगर टीपू सुल्तान उसमें भी वर्ड कॉपी रुक रुक के बीच में तो बाद में बातें आती थी, वो इंसिडेंट आते थे, एंड it is very difficult to talk about one to one. बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड क्योंकि अभी जो सफर 43 में शुरू हुआ, उसने कितने मरहले देखे, रेडियो देखा, टेलीविजन देखा, फिल्म देखा, तो सफर अभी जा रहे हैं। उसके बाद तो मुझे यस, लेकिन मैं आपसे ना आपका जो एक बहुत ही मकबूल रंगमंच का तो बहुत ही वास्ट है, मतलब ये इतने छोटे वक्त में तो उसको समा नहीं सकते, इतनी आपकी वास्ट जर्नी रही है। मैं अब टीवी पे आती हूँ, जो बहुत ही मकबूल आपके लिखे हुए सीरियल गुलगुलशन, गुलफाम और जुनून, बहुत ही मकबूलियत हासिल हुई इनको, तो मैं आपसे उसके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए गुलगुलशन गुलफाम बेसिकली मेरा नॉवल है, और सबसे बड़ा नॉवल है कोई अबाउट पेजेस, लेकिन ये आधा ही लिखा था, आधा ही लिखा था। तो मेरे दोस्त वेद राही साहब, वो पहले तो मेरे लिए लिखा करते थे, तो मैंने कहा चलो यार लेट अस चेंज डे डायरेक्ट आई राइट। तो ये ऐसे ही बात चली थी, मैं बॉम्बे में था, बॉम्बे अब शिफ्ट नहीं किया था, बॉम्बे जाना, बॉम्बे में था, पढ़ रहा है, इसके परीक्षा कर रहा था, बल्कि परिषद वो भी मैंने सुना। तो नील मेहता जो श्रीनिवास वाले हैं, फिर नील मेहता नई शेरवानी शूटिंग वगैरह के लिए आए थे, और तो वहाँ जिक्र उसने किया था मेरा, he was Sunil Mehta was very keen to know about it, what it was, and वहाँ विजयधर हमारे दोस्त हैं, उनके होटल में बाकी उनकी छोटी श्रीनिवास वाले भी, और तो वहाँ तो वो लोग तो रहे, बातें करते रहे, हम तो अलग से बात कह रहा था। मैंने कहा तो अभी नॉवल मेरा आधा है, लेकिन फॉर्मेट तो पूरा है। तो उन्होंने कहा कि आई बच वही बात मैंने इंडियन का कोई बात न करनी चाहिए, एंड तो अब आप कहेंगे कि कैसे आपके दिमाग में ये कहानी आ गई। हम छोटे थे, छोटे क्या 12 साल 13 साल के, और हम ऑलमोस्ट जल का पानी हमारे मोहल्ले के वाले तक आता था, हमारे कनाल से जुड़िए, और हम 1 रुपया दे के जो शिकारा छत के बगैर होता है, तो ये सब वाले इस्तेमाल करते हैं। मैं और मेरे एक दो दोस्त मोहल्ले के, तो 1 रुपये में वो शिकारा लेते थे, तो रोइंग वगैरह तो आते थे, हम पहुंच जाते थे गगरीबल लेक में। तो गगरीबल पहुंच जाते थे, तो वो जमाना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, तो कश्मीर में बहुत से गोरे आते थे, तो सफाई जिनको ईयरली लीव मिलता था, वो आते थे, और बड़ी रौनक होती थी, और वो हाउस बोट में रहते,
और हाउस बोट और भी नहीं जाने देते थे हाउस बोट वाले हमें। आप लोग हैं डिस्टर्ब हो जाए। मैं देखता था कि ये वहां पे अंदर से लाइटें जलती हुई है, ये ख्वाहिश थी कि देखूं मैं अंदर क्या है, ये चीज जो है ये ठीक है। तो अल्टीमेटली ऐसे हुआ कि मेरे चाचा थे, उनकी एजेंसी थी जी तो उनके वसातत से उनके थ्रू मुझे मौका मिला में जाने का। जी और कभी कभी उनकी चिट्ठियां भी पढ़ता था और वो कहते थे उसका जवाब थोड़ा सा कॉलेज में जब दाखिल हो गया तो ये जब मैं अंदर उनके साथ उनके फैमिलीज से मिला, उनके बातचीत उधर से कॉलेज में थिएटर का भी ये सारा मैंने कहा किसी ने कुछ चीजों चाहते हैं और घूम फिर के चले जाते हैं, किसी ने दल के अंदर की जो लाइफ है, जी जो जिनके हाउस बोटों में ये रहते हैं, उनकी जो लाइफ है, उनके जो मसले हैं, वो बड़ी रिटन अबाउट है। नॉट कि मैंने कोई आई स्टार्टेड राइटिंग। और फिर उसके बाद वो कैसे हुआ एंड बड़े उसमें भी मरहले आए, आप कहते हैं ना कि डिफिकल्टीज थ्रू कम। क्या सोचते जब क्या तो इन्होंने उसका टाइटल चेंज कर दिया, स्क्रिप्ट का टाइटल चेंज कर दिया और उसका टाइटल रखा लहरें। एंड दूरदर्शन वॉज वेरी कीन टू ये सब्जेक्ट पे होना चाहिए सीरियल। उस वक्त बहुत ही 5-6 वो प्रपोजल के पास आए थे, तो देवर कीन टू दूरदर्शन को होना चाहिए, लेकिन टाइटल चेंज हो गया, इट वाज रिजेक्टेड, लहरें वाज रिजेक्टेड। कल उन्होंने उठा के वो फॉर्म होता है राकेश नो वे रिफ्लेक्ट और impression about your writing and तो कुमार शर्मा was the director general, वो दोस्त था, उसने टैक्स मैंने वो जालंधर में हमने काम किया था। तो वो कहता है कहाँ है यार, तो कहा यार कि वो लहरें पानी इसको नए सिरे से नाम चेंज कर। कभी कभी ये होता है कि इस नाम में कुछ कशिश थी, इस नाम के भाग्य में लिखा हुआ था कि ये सारी दुनिया में पहुंच जाए, बिल्कुल। एंड बाय गॉड्स ग्रेस नॉवल भी कंप्लीट हुआ, उसके बाद अंग्रेजी का ट्रांसलेशन भी हुआ। जब नाटक हुआ, सीरियल हुआ, तो ये अमेरिका में कमर्शियल रिलीज हुआ इसका, यूरोप में इसका केबल नेटवर्क पे, और मेरे दोस्त है तो पाकिस्तान में मेरे साथ में रहते थे, मेरे बचपन के साथ। उन्होंने मुझसे कहा कि हम तो कश्मीर वापस आ गए हैं एंड देयर इज हार्डली एनी हाउस इन लाहौर, उस लाहौर में है जिनके घर में इसकी कॉपी नहीं है। वो प्लेजराइज्ड वो वहां से दुबई से वगैरह उससे कॉपियां वगैरह बन गई थी। एंड अभी देख लीजिए कोविड-19 आ गया तो हम आ गया। इतना ही नहीं कि इसकी बहुत
बहुत से नेटवर्क्स हैं सब, और विद सब टाइटल्स वगैरह ये गुलशन गुलफाम की ये कहानी। और फिर जुनून 600 एपिसोड्स। जुनून का देखिए डीडी नेटवर्क डीडी मेट्रो स्टार्ट हो गया, कोई भी प्रोड्यूसर इसी जगह बिकेम पार्ट ऑफ, not I was not employed, so I was a part of it, and I remained a part of the, still a part of it, and so कोई प्रोड्यूसर आगे नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा भी जो प्रोड्यूसर था वो कह रहे हैं सुनील जी क्या कर रहे हैं आप, ताले पड़ जाएंगे कंपनी में, नई चैनल है कौन सी देखेगा। हमने कहा कि नहीं, और उसकी बुनियाद ऐसे हुई कि हम कॉल कर रहे थे सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, और वहाँ चौक पे रुके गाड़ी, ट्रैफिक रुका, किसी देर में एक गाड़ी आ गई, सिग्नल ब्रेक करके आ गई और बंद करके गोलियां बरसाई, और उसमें एक एमएलए के वहां से वो उसकी डेथ हो गई। हम सोच रहे थे कि डीडी मेट्रो पे आएंगे लेकिन क्या लेके आए, तो ये देख के एक कश्मीरी के लिए मैंने तो कभी जिंदगी में तो ये गोली चलते नहीं देखी, मैं सहम गया। मैंने कहा इसके पास कोई बात नहीं, ये तो अंडरवर्ल्ड का था जहाँ बहुत कर लेते हैं, अंडरवर्ल्ड भी तो गवर्नमेंट ऑलमोस्ट। मैंने कहा कि चलो इसी पे कर ले। सो वही सैड पानी का ताना बना अड़चन आ गई कि हमें इंटरनल जो है फ्यूचर में जाके लाइफ और की वजूहत क्या है, ये क्यों डाउन कर रहे हैं, ये क्यों वैसे कर रहे हैं। एक रिटायर्ड डॉन से मुलाकात, अच्छे भले ओल्ड मैन, तो उसे अपनी कहानी सुनाई, उसने अपनी कहानी सुनाई कि आप करना क्या हो। An honest man who was working in a shoe factory discovers that ये शूज के जरिए ड्रग्स का एरिया में पोखरी होती है फूट की, उसमें ड्रग्स स्मगल किया जाता है जी। वो जाता है अपने बॉस के पास, मालिक के पास, वो कहता है आ गई है तो कुछ ना कुछ हमारा हो जाए। He never knew that was the proprietor of the factory was a party to it. तो जब उससे क्या हुआ तो वाइफ एंड चाइल्ड वर किल्ड, एंड सिर्फ मैंने क्या किया उस कैरेक्टर में, he loses in one of the fight value. पुनीत ईसर ने काम वो किया था and God fearing man has suffered. धंधा भी चलता है लेकिन very strict, nobody know from a gang will touch a woman or do anything. तो उसके बाद तो सफर है, उसमें 250 आर्टिस्ट किसी सूरत पे हार्डली अभी ओल्ड वेटरन जिसने जुनून में काम किया हो, उसमें एक कहानी मुझको पता था बहुत। तो ये है कि पंकज बेरी जो कि गुलशन गुलफाम ने इसको कर दिया है सबसे,
सर ऑडियो में सो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा है ऑडियो में। आई थिंक आपका एक बार ये एयरफोन का देख लीजिए, अभी से आने लगा है थोड़ा सा डिस्टॉर्शन ऑडियंस में। प्लग इन प्लग आउट करके हेलो प्लग इन कर हेलो दीजिए। हाँ हेलो, अभी आ रहा है, अब बीच आ बीच रहा में जा रहा है। हाँ अभी आ रहा है। है? नहीं, यहाँ से तो मैंने वैसे ही रखा है। नहीं मुझे प्लग ठीक से लगा हुआ है अभी, हिल तो नहीं गया। हाँ नहीं, एकदम से हो गया, एकदम से आवाज कम होने लगी। ये बैटरी का ना, बैटरी तो है। बैटरी, अच्छा सर आवाज आ रही थी। आप देख लीजिए, आवाज आ रही है? जी सर, जी सर अभी आ रही है, अभी आ रही है। अब आ रही है? नौ जी सर अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, जी सर, जी सर अब ठीक है, अब आ रही है आवाज। अच्छा। जी सर। तो पंकज मेरी उस बेचारे को उसकी कम से कम 30 फिल्में मिली थी वो। तो एक फिल्म में इसका मिसहैप क्या हुआ कि ही वॉज किडनैप्ड बाय टू ट्री, और उसको बचाने के लिए अनुपम खेर आप जाते हैं जीप पे, और जी जीप में कुछ मिस्टेक हो गई थी पहले ही, वो जीप रुकी नहीं और इसको हिल किया, नहीं हिला। तो वो उस बेचारे की टांग, ये जो थाई है वो क्रैक हो गई, एंड ही वॉज इनवैलिड, एंड ऐसी सोबत भी आ गई थी उसकी टांग, इट वॉज मिसफॉर्चून। फिर वी विल अपनी सिंपैथी थी उसके साथ, क्या कर सकते। एक जगह हम पार्टी पे गए थे किसी के साली के वहाँ, तो मैंने पूछा उसके जो ब्रदर वो डॉक्टर थे आर्मी में, उनके घर पे पार्टी थी। तो हमने पूछा कि क्या उसका क्या हाल है, तो वो फीलिंग वेरी सैड, he was feeling very sad कि कार्तिक। हमने कहा कहाँ है, कहाँ, हॉस्पिटल कम लाए हैं यहाँ। तो ही मैंने कहा कि देख, कहा कि उतनी देर में वो घसीटता घसीटता आया, तो हम हुए थे, तो आके मेरे साथ बैठ के नीचे कारपेट पे और कहने लगा इतना बड़ा सीरियल हो रहा है, मेरे लिए कोई काम, मेरे बैग के फाइनेंस। हमने कहा कि क्या देखेंगे, उसको दिलासा दिलाने के लिए, knowing full well that we will not be able to do anything for him. तो वापस आते आते मैंने कहा क्योंकि गुरबानी का फादर का रोल छोटा सा था, और मैंने कहा कि मैंने कहा यार दो चार एपिसोड में होगा, तो कैसे करेगा। मैंने कहा उसको करके दिखा दो पहले वो। फिर करनी ऐसी हुई कि वो रोल करते करते सेल्फ कॉन्फिडेंस आई। साधु भी वहाँ हिमाचल से आया हुआ था, नाउ he could walk on crutches and he could later on, तो मेरे पीछे पड़ गया। तो मुझे बस एक बार अब 200-300 एपिसोड करके मैंने कहा नहीं बेटे, अब तो you will die in the wheelchair, and he died. वो नीचे के उसके वाल्टर बनाए जा रहे थे, रहा था और गुस्से पे आके, and he just came and
fell down the stairs along with this chair. जी सर, जी सर। सर इतनी आपकी सर हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स हैं सभी बहुत दे आर सो मतलब आपको देखकर एंड यू आर रियली अ लेजेंड सर, यू आर लिविंग लेजेंड एंड इतनी 1 घंटे में सर की जर्नी को कवर करना इट्स जस्ट इम्पॉसिबल कि इतनी वास्ट जर्नी जो रही है ब्रॉडकास्टिंग से एसोसिएटेड, टेलीविजन से वाबस्ता, रंगमंच से जुड़ी हुई। सर इज एन एमिनेंट नॉवेलिस्ट, पेंटर रहे हैं, तो 1 घंटे में इतना कुछ कवर करना इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन इतना हम लोगों के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है जितनी सर ने अपनी जर्नी शेयर की है। सर मैं क्या कहूँ, बस मैं जितने भी हम लोगों के साथ देयर ऑल वर्ड्स ऑल प्रेज फॉर यू एंड दे आर सो हैप्पी, दे आर सो इलेटेड टू सी यू हियर। और सब ने लिखा है कि सीइंग यू आफ्टर एजेस एंड दे आर सो हैप्पी एंड सर इट वाज टू गुड। ये चलते चलते एक सवाल सर आपसे जानना चाहूंगी, सिर्फ एक सवाल है, वो ये कि आपने रीजनल सिनेमा की शुरुआत की है श्रीनगर में मंजरात से। जी हाँ जी। जी हाँ, तो सर वो भी एक जुनून था, वो भी एक कहानी है। और था उसके वाली बात, हम तब तक मजाक कर रहे थे और जो हम बहुत ही करीबी दोस्त थे, गुलाब रसूल संतोष साहब और अली मोहम्मद लोन और मैं, हमें खुद कहते थे लोग ये तीन इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे सोचते हैं, तो हम आपस में मजाक उड़ाते थे कि अगर कश्मीर में कभी फिल्म बनेगी तो वो हीरो हीरोइन के साथ कैसे बात करो। हाँ, में तो कहते हैं मुझे तो बहुत ज्ञान आ गया, ये हो गया वो हो गया, वो कश्मीर में तो हम हंसते रहते। Then suddenly one day in my office, a man, old man, कोई मेरे ख्याल में 70 साल का आ गया, आपकी चिट्ठी लेके आ गए और मैंने चिट्ठी ये साहब हैं, ये कश्मीरी फिल्म बनाना चाहते हैं, और बलराज जी के साथ तो दोस्ती थी ऐसी कि आखिरी दम तक रही, और इकट्ठे फिल्म भी लिखी, फिल्म में काम भी किया पहले। तो मैंने उनसे कहा कि आप क्यों बनाना चाहते हैं कश्मीरी फिल्म, और कि आज तक किसी ने नहीं बनाई है, इसलिए मैं बनाना चाहता हूँ। आई वांट somewhere in the history of filmmaking in Kashmir। मैंने कहा कि मजाक है, और लोग आते हैं, क्योंकि मुझे एक तजुर्बा ये हुआ था कि सोनिया साहनी हमारे वो जो अलीजान का ख्वाब था उसमें वो काम कर रही थी, और वहाँ आयस जौहर आया था देखने के लिए, वो भी इसी कश्मीर से कोई लड़की ले जाए फिल्म में, तो वो वहाँ उसको सोनिया साहनी को ले गए। तो वो पहले उषा साहनी, और मेरे दिमाग में यही बात थी कि शायद ये भी ऐसे ही आया होगा जी। फिर मैंने उसको घर का एड्रेस दिया, मैंने कहा कि यहाँ बात तो हो नहीं सकती, मैं बिजी हूँ, बारिश बहुत तेज हो रही थी, और ये भीगता भागता मेरे राजबाग के घर में, जब ये अंदर आ गया ये सोन पानी बरस रहा है, और इसमें आ गया, क्या ये बस मेरी थी। तो इस तरह से अब हमें मुझे डायरेक्ट करनी थी, मैंने अली मोहम्मद लोन साहब से, अभी वो कोई ऐसी कामयाबा स्टोरी लेके आ गए, तो हमने कहा कि ये तो नहीं करेगा। सर मैं आपको कहूंगी अभी भी डिस्टर्ब करे, या तो आप थोड़ा ये एयरफोन नहीं हटा दीजिए, एयरफोन हटा दीजिए सर, शायद उस वजह से डिस्टर्ब ना हो रहा, बीच में बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, अब ठीक आ रहा है? अब बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है सर। जी सर। तो
फिर हम बैठे, संतोष साहब से गाने लिखवाए, जोना जहाँ से म्यूजिक दिलवाया। अब सवाल ये था कि मुझे तो ये नहीं मालूम था कि इवन आई डिड नॉट नो कि कैमरा के कैरेक्टर, ये जो लेंस का कैरेक्टर ये जो है, तो ये आई टोल्ड हिम ये पहला एक्सपीरियंस है, बाकी सब कुछ कर लेंगे, बट टेकिंग जो है इसके लिए तो एक्सपर्ट बुलाओ। तो उसने जगी रामपाल को बॉम्बे से बुलाया और डायरेक्टर रोमांटिक कर रहा था, वो कॉल देता था। अल्टीमेटली ये फिल्म बन गई और उसको वो भी एक तजुर्बा था। वो भी एक तजुर्बा था, इसलिए तजुर्बा था कि हमारे पास बाद में कैमरा ही नहीं था, अभी क्लाइमेक्स वगैरह बाकी था। और कैसे हमने क्लाइमेक्स वाला जो है वो थोड़ा आइमो पे एक आइमो हुआ करता था कैमरा। इसके बाद तो खैर मैंने इसका रियली जिसको ट्रेनिंग कहते हैं वो ट्रेनिंग बाद में मैसूर में मेरी हुई। और लेंस का कैरेक्टर 40 वाले और 50 वाले में क्या फर्क है, तो सारी टेक्निक जो है वो सीख ली। और उसके बाद मैं भी डायरेक्ट किया कश्मीरी वर्षन के बाद मुखर्जी ने हिंदी वर्षन, इस तरह से। और इसको इस वजह से क्योंकि गाँव के घरों में छोटे छोटे घरों में हमने शूटिंग, और लाइट्स नहीं थी तो फोटो फ्लैट जो फोटोग्राफर लगता है भी और बल्ब वगैरह उन पे शूट की, उसके जरिए लाइटिंग वगैरह। तो इस वजह से इस कैरेक्टर की वजह से इसको बेस्ट रीजनल फिल्म का अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड भी फिल्म को मिला। हाँ जी, अभी 2-3 दफा चल गया राज्यसभा टेलीविजन पे। तो ये कहानी है। उसके बाद ये कहानी है गुल की और गुलशन की। सर चलते चलते मैं जरूर चाहूंगी कि यंग परफॉर्मर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या गाइड करना चाहेंगे? जो भी यंग हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, जो यंग परफॉर्मर्स है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, यंगर जनरेशन के लिए एक तो 2 तरह का माहौल है। एक तो वो खुशकिस्मत है, फॉर इंस्टेंस टेलीविजन इतना फैल गया है और हर एक की कोशिश होती है 4 पैसा कमाने की, टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्ट, कि ठीक है सिर्फ पेट पालने के लिए तो सिर्फ नाटक ही तो नहीं काम आएगा, या रेडियो भी नहीं काम आ जाएगा। सबकी लगन होती है कि हम किसी तरह से टेलीविजन में जाए, टेलीविजन की वसातत से हम फिल्म में जाए। ये एक है कि जिसको शौक होगा थिएटर का वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि 2-3 सेंटर्स के बगैर थिएटर वर्कर थिएटर पे आपके रोजी रोटी नहीं हो सकती। इट इज अ डैम फैक्ट। महाराष्ट्र में मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैं कलकत्ते में भी रहा हूँ क्योंकि हमारी इंडोर शूटिंग सारी और एडिटिंग वगैरह मैच्योर की वही हुई थी कलकत्ते में। और कलकत्ता इज सेंटर फॉर थिएटर और जहाँ के प्रोफेशनल थिएटर। There is a professional theatre here in Maharashtra and Pune being the cultural center of Maharashtra. यहाँ सिनेमा घर की तरह यहाँ नाटक घर की है और एडवांस बुकिंग्स होती हैं, क्यू लगते हैं और 3 दिन शो होते हैं जिस तरह से फिल्म के होते हैं। कलकत्ते में भी है, साउथ में भी है सॉरी साउथ में भी है। तो जब तक ना एमेच्योर थिएटर के साथ प्रोफेशनल थिएटर हो और वो प्रोफेशनल थिएटर ऐसा हो
कि कोई और लालच नहीं होगा कि थिएटर ही थिएटर हमारा नाम, तब तक कुछ। और दूसरी बात ये है कि हर एक के मन में ये है कि वही है जो कि हमारे कादरे में है, जो कुलभूषण गुरबाब का है कि एकदम से तरक्की करो, एकदम से दौलत आ जाए, एकदम से फेम आ जाए। ये कभी नहीं हो सकता। हर चीज के लिए जैसे कहते हैं सहज पके सो मीठा, एक एक पड़ाव तय करके आदमी को आगे चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले अपने आप को परखना चाहिए कि मुझ में ये काबिलियत है वाकई, हैज गॉड गिवन मी दिस गिफ्ट। फिर उसके बाद इसको कैसे हम सुलझाएं, इसको कैसे हम पॉलिश करें। उसके लिए आजकल जो स्कूल, ड्रामा स्कूल्स है वगैरह, वहाँ ये सिखाया जाता है कि डिसिप्लिन ऑफ ए एक्टर, डिसिप्लिन ऑफ अ प्ले डायरेक्टर, कि इसकी जो लवाजमात हैं तो उनको कैसे हासिल किया जा सकता है। तो दैट इज द ट्रेनिंग। नहीं तो आर्ट कॉलेजेस में, आर्ट स्कूल्स में इतने लोग जाते हैं, लेकिन उनमें से हजारों में से 2, 3, 4 इतने ही पेंटर निकलते हैं जिनको पेंटर कहें। ड्राइंग मास्टर तो बहुत निकलेगा। इसी तरह से थिएटर में है, ये हर फील्ड में, सिर्फ थिएटर में ही नहीं। आप चूंकि थिएटर देखिए, आप डायरेक्टर अगर डायरेक्ट कर रहे हैं थिएटर, आप थिएटर तो एक्टर का काम बेसिकली। आपने उसको बताया, आपने सारा साज सजा धजा कर रख लिया, वो सब कुछ कर लिया, लेकिन वंस दिस लाइन इज ऑन द स्टेज, इज आउट ऑफ योर हैंड्स। तो एक्टर जो है, एक्टर को इज द बेसिस ऑफ ड्रामा। साउंड, अगर आप रेडियो को ले लें, देखिए गुरु शब्द पहले, गुरु शब्द गुरु अपने शिष्य को देता है, कान में देता है, और ओम भूर्भुवस्सुः ये पहले, क्योंकि साउंड का एक ऐसा जादू है कि म्यूजिक इज साउंड। देखिए एक तार होता है, इट इज अ वायर, हाँ, इसको थोड़ा सा कस लीजिए और इसको स्ट्राइक कर लीजिए, म्यूजिक इज क्रिएटेड। अंडरस्टैंड? सो तरह से अभी एक्सपेरिमेंट होते हैं विदाउट डायलॉग। अभी 3-4 साल पहले एक अब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ठीक चल रहा है सर, आप कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन। जी जी। हाँ, तो एक फिल्म बनी है आर्टिस्ट, जिसको एकेडमी अवार्ड मिला है, उसमें कोई डायलॉग ही नहीं है, मॉडर्न टेक्निक है सारी, डायलॉग कोई नहीं है, एंड यू डोंट फील दैट देयर शुड बी अ डायलॉग। और दिस वाज साउंड इंट्रोड्यूस की फिल्म में। तो चार्ली चैपलिन वाज वन ऑफ द डायरेक्टर्स। उसने कहा बस अब तो फिल्म साउंड आ गई, तबाह हो गई। बट लेटर ऑन he is the man who said sound is the fourth dimension. इसमें तो के कई मिसाल भी थक गई होंगी, मैं तो नहीं सर, हम बिल्कुल नहीं थके। हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं, शशि युवराज जी हमारे साथ जुड़ी हैं, सुदेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, मोहन शाह जी हमारे साथ जुड़े हैं, सेइंग कि यू आर अ लिविंग लेजेंड। वेरी ट्रू सर, इज अ लिविंग लेजेंड। सुदेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, शशि मैम हमारे साथ जुड़ी हैं, विभोर जी, सुदेश वर्मा, मोहन शाह, महाराज शाह जी, कुसुम धर हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज शाह हमारे साथ जुड़े हैं, रोमी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत सारे, इरशाद मासूम जी हमारे साथ जुड़े हैं, अय्याज शारिक साहब हमारे साथ जुड़े हैं, अनिल टिक्कू हमारे साथ जुड़े हैं,
कुसुमधर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारती कौल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उपेंद्र नाथ रैना जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो लिख रहे हैं कि उन दिनों रेडियो कश्मीर श्रीनगर में ड्रामा सेक्शन में प्राण किशोर जी प्रोड्यूसर के रूप में और मोहन इराज जी ट्रांसलेटर के रूप में बहुत मशहूर जोड़ी हुआ करती थी। जी जी जी। मनोहर लाल गांधी जी हमारे साथ जुड़े हैं। विनीता ठाकुर जी ब्रॉडकास्टर हैं, शिलोंग से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिप्सी बड़याल हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। युवराज शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। के एफ अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। श्रद्धा श्रीवास्तव बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय दीप सिंह बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। उमर इम्तियाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुदेश वर्मा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजा नाजकी साहब, बहुत से लोग हमारे साथ, बहुत से व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। सर का आना, सर इज अ लिविंग लेजेंड, और 1 घंटे में या 1.25 घंटे में सर की जो इतनी जर्नी रही है, शख्सियत के इतने पहलू हैं सर के, उनको इतने कम वक्त में संजोना इज नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। बट स्टिल हम लोगों को जो इतना लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ है ना हम सभी को, सर मैं बहुत बहुत थैंक यू आपको कहना चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कहना चाहूंगी I'm सर। grateful. I'm grateful to you. I'm grateful to everyone who has listened to me. I'm sorry, I am old now. I am 95 years of age. इतनी एनर्जी से आपने So, हमको इतना इतना जिस तरह बोल कर दिया नॉलेज से, वी डोंट हैव so वर्ड्स thank you very एक्चुअली। much. Thank you very much. Thank you, everybody. थैंक यू सर, I'm, थैंक यू। I'm grateful that you have listened to me. बीच में ये टेक्निकल इसमें खराबियां इधर उधर हो जाती है, क्योंकि है तो अगर स्टूडियो में हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, तो ऐसे ये भी बहुत अच्छा है। और आजकल के ज़माने में इन दिनों जबकि मारामारी का आलम है, तो इसे ग्रेट ग्रेट थिंग यू आर डूइंग। थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। फिर थैंक्स टू यू, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं इस एनर्जिंग सेशन के साथ, जिस इस सेशन से मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला। कश्मीर का जो रंगमंच के सर एक ट्रेंड सेटर रहे हैं, और इन्होंने ही इज मल्टी टैलेंटेड, बहुत सारी चीजों की शुरुआत सर ने की है, जैसे मैंने कहा रीजनल मूवीज की शुरुआत, तो ही इज अ लिविंग लेजेंड। फिर से वो कहूंगी कि इतने कम वक्त में सर की बातों को संजोना इज नॉट पॉसिबल। हमने फिर भी 1.5 घंटा सर से बात की, और सर में इतनी एनर्जी, एज ही सेज कि हम 95 और 95 उम्र की में इतनी एनर्जी से सर ने हमको अपनी नॉलेज से सराबोर कर दिया। वी रियली रियली थैंकफुल टू हिम, एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे। और हमारा जो अगला सेशन है वो आज 4 बजे होगा, जिसमें हमारे साथ एक और आर्टिस्ट रहे हैं दूरदर्शन के रंगमंच के, आकाशवाणी के से जुड़े हुए कलाकार हैं, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। कमल राजदान साहब हमारे साथ जुड़ेंगे आज शाम को 4 बजे, तो रहिएगा हमारे साथ एक बार फिर से। तब तक के लिए नमस्कार।